पिछली बार 6-2-2 था, 6 कांग्रेस, 2 बीजेपी, 2 आरएलपी। इस बार क्या लगता है कि नागौर की 10 सीटों का क्या समीकरण रहने वाला है? नमस्कार, मैं हूं आंचल और इस वक्त आप देख रहे हैं राजस्थान तक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नागौर जिले की, जहां की 10 सीटों का हाल हम आपको बताएंगे। अब चूंकि राजस्थान सरकार ने डीडवाना और कुचामन अलग जिले बना दिए हैं, लेकिन चुनाव जो है वो पुराने तरीके से ही होगा। ऐसे में जो 10 सीटें हैं नागौर की, उनका हाल हम बताएंगे। मेरे सहयोगी हनीफ खान भी हमारे साथ हैं। हनीफ जी, 10 सीटों की यदि बात करें तो क्या स्थिति जो है वो नज़र आती है? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नागौर पूरे ज़िले की। तो नागौर ज़िले में फ़िलहाल जो समीकरण है 2018 का, उसमें 6 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, 2 पर भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की थी और 2 सीटों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक जीत कर आए थे। लेकिन जो 2023 का चुनाव है उसमें समीकरण पूरा बदलने वाला है। कांग्रेस की सीटें का समीकरण भी बदलेगा, बीजेपी का भी बदलेगा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की भी समीकरण बदलने की संभावना है। तो हम सबसे पहले मोटे तौर पर अगर बात करें तो नागौर में जो अब हमारे सामने फ़िलहाल का जो समीकरण निकल के आ रहा है, उसमें नागौर में भारतीय जनता पार्टी के सीटों का ग्राफ बढ़ने वाला है, क्योंकि पिछले चुनाव में 2 ही सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि ये 2 से बढ़कर 4 या 5 तक जा सकता है और कांग्रेस पार्टी की निश्चित तौर पर सीटें घटने वाली है। 6 से ये आंकड़ा 4 या 3 पर आ सकता है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लगभग ऐसा लग रहा है कि अपनी दोनों सीटों को बचाने में कामयाब रहेगी और हो सकता है कि उसकी सीट की संख्या बढ़ भी जाए, क्योंकि जायल में त्रिकोण मुकाबला है और तीसरे मोर्चा जो ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार है BL भाटी, वो पूरी टक्कर दे रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी को। अगर वो जीत जाते हैं तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की संख्या सीटों की बढ़ने वाली है। और दूसरी बात करें तो नागौर जिले की सबसे हॉट सीट बनी हुई है डीडवाना, क्योंकि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के 2 बार विधायक और 2 बार मंत्री रहे थे यूनुस खान। उनकी टिकट काटने के बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद उन्होंने मुकाबले को त्रिकोण कर दिया है और संभावना ये लग रही है कि निर्दलीय यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। अगर वो चुनाव जीतते हैं तो सारी पार्टियों का गणित बिगड़ जाएगा और निर्दलीय यहाँ से जीत कर आएंगे। इसके अलावा हम बात करें परबतसर की, तो परबतसर में भी मुकाबला त्रिकोण है। वहाँ पर भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लच्छाराम बडारडा, वो कांग्रेस और भाजपा दोनों को टक्कर दे रहे हैं। अगर वहाँ से वो जीतते हैं तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को फायदा होगा, अगर भारतीय जनता पार्टी वहाँ से जीती है तो कांग्रेस को नुकसान होगा। इसी तरह से हर सीट की हम बात करें तो मकराना की जैसे बात कर लें तो मकराना में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक था और इस बार हो सकता है वहाँ से कांग्रेस का निकल कर आ जाए, क्योंकि मुकाबला वहाँ पर भी कड़ा है। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का उम्मीदवार और पूर्व विधायक है भंवरलाल राजपुरोहित, उनके पुत्र हैं हनुमान राजपुरोहित, वो अगर वोट लेते हैं, जितने ज़्यादा वोट लेंगे वो भाजपा को सीधा नुकसान होगा और कांग्रेस को उसका सीधा फायदा मिलने वाला है। इस सूरत में वहाँ से कांग्रेस का उम्मीदवार जीत सकता है। इसके अलावा डेगाना में जैसे पिछली बार कांग्रेस के विजयपाल मिर्जा जीत कर आए थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि वहाँ पर कड़ी टक्कर है। अजय किल्लक वहाँ से मजबूत दिखाई दे रहे हैं और कड़ी टक्कर भी दे रहे हैं, लेकिन वहाँ से जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार है या निर्दलीय, वो सीधे तौर पर कांग्रेस को नुकसान पहुँचा रहे हैं, इसलिए वहाँ पर भी समीकरण बदल सकता है। इसके अलावा हम जायल की बात कर लें तो जायल में तो पूरा मुकाबला ही उल्टा पुल्टा हो गया, क्योंकि वहाँ से कांग्रेस जीती थी पिछली बार और इस बार बीजेपी और आरएलपी की लोग टक्कर मान रहे हैं, कांग्रेस को 3 नंबर पर मान रहे हैं। हो सकता है कि जनता का मूड 3 दिन में बदल जाए और कुछ परिणाम आ सकता है, लेकिन फिलहाल जो समीकरण वहाँ का है वो ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी वहाँ से जीत सकती है। अगर वो नहीं जीते तो फिर भाजपा वहाँ से जीत कर आ सकती है, तो नुकसान सीधा कांग्रेस को हो गया। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं लाडनू की। लाडनू में निश्चित तौर पर कांग्रेस भी मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी इस बार कड़ी टक्कर दे रही है, क्योंकि सर्वे के आधार पर टिकट मिली है। तो करणी सिंह वहाँ से भाजपा के उम्मीदवार हैं और कांग्रेस के मुकेश बाकरे एक बार फिर उम्मीदवार हैं, लेकिन वहाँ पर उम्मीदवारों की संख्या कम होने की वजह से सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। और जो 4 उम्मीदवार वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वो एक तो कम्युनिस्ट है, एक BSP है और कांग्रेस और एक बीजेपी है। तो कांग्रेस को घाटा हो रहा है BSP से, कांग्रेस को घाटा हो रहा है कॉमरेड से। दोनों ही उम्मीदवार कांग्रेस को सीधा मुकाबले में नुकसान कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का उम्मीदवार नहीं है और लोगों का ऐसा मानना है कि हनुमान बेनीवाल का पर्दे के पीछे मुकेश बाकर को सीधा सपोर्ट है। वो सपोर्ट अगर मुकेश बाकर को मिल जाता है तो मुकेश बाकर निश्चित तौर पर वहाँ से भारतीय जनता पार्टी से आगे रहेंगे, और अगर वो सपोर्ट नहीं मिलता है और वहाँ से बसपा का उम्मीदवार नियाज मोहम्मद ज़्यादा वोट ले लेता है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को नुकसान होगा। उस सूरत में बीजेपी भी वहाँ से जीत सकती है। लाडनू में किस तरह से गैंगरेप हुआ और उसके बाद लोग कह रहे हैं कि अब माहौल जो है वो बदल सकता है, क्या वाकई इस बात में कोई सच्चाई है?
देखिए, इस बात का माइलेज लेने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है और भारतीय जनता पार्टी को जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं इस पूरे मामले को हैंडल कर रहे हैं और वो अब फ़ायदा लेना चाहेंगे, लेकिन मेरे को नहीं लगता है क्योंकि उसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि घटनाएं कहीं भी हो सकती है। पुलिस अपना काम कर रही है, 2 आरोपी उसमें पकड़े जा चुके हैं, तीसरे की भी आज पकड़े जाने की संभावना है। अगर आरोपी पकड़े जाते हैं तो मेरे को नहीं लगता है कि संभावना है कि कोई नुकसान होगा। हाँ, उसका फ़ायदा लेने की ज़रूर कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन फ़ायदा कितना मिलेगा ये अभी फ़िलहाल कह नहीं सकते। बिल्कुल। दिग्गजों की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे दिग्गज हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ बागी होकर के भी लड़ रहे हैं। यूनुस खान डीडवाना से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा ज्योति मिर्धा बीजेपी से चुनाव लड़ रही हैं, क्योंकि अभी तक कांग्रेस ही थी, अब बीजेपी की ज्योति बन गई हैं। और भी कई दिग्गज जो हैं वो मैदान में हैं। मिर्धा परिवार का भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा माना जाता है। तो ऐसे में ज्योति मिर्धा का क्या रहने वाला है, और हनुमान बेनीवाल जो हैं वो खीवसकर से हैं, उनका क्या कुछ रहने वाला है, और लाडनू से मुकेश भाकर और डीडवाना से क्या समीकरण होगा? देखिए, आपने जिन सीटों की बात करी है वो तीनों ही सीटें हॉट सीट की श्रेणी में आ रही हैं इस बार, और नागौर जिले की तो हॉट सीट है ही है। उसमें डीडवाना, खींवसर और नागौर तीनों को राजस्थान की हॉट सीटों में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि नागौर में ज्योति मिर्धा को जब भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी थी उस दिन भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट ज्योति मिर्धा मजबूत थी, लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने फिर मिर्धा का कार्ड खेला और वहाँ पर हबीबुर रहमान की जगह पर जैसे ही हरेंद्र मिर्धा को टिकट दी, मुकाबला कांटे का हो गया। लेकिन हबीबुर रहमान ने वहाँ से निर्दलीय ताल ठोक दी, ठीक डीडवाना की तरह उनकी टिकट कटी, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। उस सूरत में वहाँ पर मुकाबला त्रिकोण है। अब जितने वोट हबीब लेगा वो कांग्रेस को नुकसान होगा। अगर हबीबुर रहमान वहाँ से 50% मुस्लिम के वोट ले लेता है तो भी हरेंद्र मिर्धा मजबूत है, लेकिन अगर 50% से ऊपर वोट खिसक गया तो वहाँ से ज्योति मिर्धा चुनाव जीत सकती है। अन्यथा त्रिकोण मुकाबले में अगर पूरी की पूरी माइनॉरिटी जो 70,000 की संख्या बताई जाती है, अगर वो पूरी माइनॉरिटी हबीब के साथ चली गई तो निश्चित तौर पर हबीब भी वहाँ से चुनाव जीत सकते हैं और परिणाम बिल्कुल उलट सकता है। एक सवाल यहाँ पर ये भी मेरे मन में आ रहा है, डीडवाना में यूनुस खान ने टिकट मांगा लेकिन मिला नहीं। अब क्या यूनुस खान का जो नुकसान है वो ज्योति को हो सकता है? जी बिल्कुल। देखिए, निश्चित तौर पर यूनुस खान को टिकट नहीं देना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा घाटे का सौदा हो सकता है, क्योंकि पूरी 10 विधानसभा सीटों में माइनॉरिटी के वोटों की संख्या काफ़ी देखी जाती है। और में जो पूरी की पूरी 10 विधानसभा सीट, उसमें खासकर डीडवाना, लाडनू, कुचामन, नावा और नागौर, इनमें निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, क्योंकि पहले ये माना जा रहा था कि ज्योति मिर्धा की पूरी प्रबल इच्छा थी कि यहाँ से यूनुस खान ही भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हों, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, टिकट नहीं मिली। तो अब निश्चित तौर पर ज्योति मिर्धा को मुस्लिम वोटों का नुकसान होगा। अगर यहाँ से यूनुस खान को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती तो निश्चित तौर पर जिताऊ चेहरा भी होते और अन्य सीटों को प्रभावित करते हुए वो दूसरी सीटों को भी फायदा पहुंचा सकते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की क्या पॉलिसी है, उस पॉलिसी की भारतीय जनता पार्टी बता सकती है, लेकिन नुकसान निश्चित तौर पर होने वाला है। अब जैसे अब आपने पूछा 3 विधानसभा सीटों का, तो नागौर सीट की हम बात कर लेते हैं। नागौर सीट पर ज्योति मिर्धा, हरेंद्र मिर्धा और हबीबुर रहमान, तीनों में त्रिकोण है, तीनों में से कोई जीत सकता है। लेकिन ज्योति मिर्धा पहले मजबूत थी, फिर हरेंद्र मिर्धा मजबूत दिखने लगे, लेकिन हबीब की अगर माइनॉरिटी उसके साथ आ गई तो दोनों को टक्कर मिलेगी, हबीब भी जीत सकता है। लेकिन फिलहाल जो समीकरण वहाँ के हैं वो कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रहे हैं और हरेंद्र मिर्धा वहाँ से जीता उम्मीदवार के रूप में देखे जा रहे हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं डीडवाना की। तो डीडवाना विधानसभा सीट का समीकरण भी उल्टा पुल्टा हो गया है। पहले जब कांग्रेस ने यहाँ से चेतन सिंह चौधरी को उम्मीदवार बनाया था तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक खुशी की लहर दौड़ गई थी कि चेतन जी आराम से चुनाव जीत जाएंगे और यूनुस खान को यहाँ से टिकट नहीं मिलेगी। और जैसे ही जितेंद्र सिंह जोधा को यहाँ से मैदान में उतारा भारतीय जनता पार्टी में, तो कांग्रेस की और बातें खिल गई थी कि हम तो यहाँ से निश्चित तौर पर जीत जाएंगे। पिछला चुनाव 42 से जीता था, इस बार 50 से जीतेंगे। लेकिन यूनुस खान ने 4 तारीख को निर्णय लिया कि वो यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उसी दिन दोनों ही पार्टियों की हवा टाइट हो गई और निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि यूनुस खान ने भाजपा और कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी है और मुकाबले को पूरी तरह से त्रिकोण बनाते हुए कहीं ना कहीं बढ़त भी बना ली है। और आज के समीकरण में यूनुस खान दोनों पार्टियों से आगे दिखाई दे रहे हैं और हो सकता है कि परिणाम उनके पक्ष में आए। ये अभी हम कह नहीं सकते, जल्दबाजी होगी, लेकिन आज का जो समीकरण है वो ये कहता है कि यूनुस खान भाजपा और कांग्रेस दोनों को टक्कर देकर आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं।
इस सीट पर और बात कर लेते हैं। पर्वतसर में रामनिवास गावड़िया कांग्रेस का युवा चेहरा है, उनका क्या कुछ समीकरण है? क्योंकि जिस तरह से खबरें आ रही थी कि मुकेश भाकर से भी उनकी कुछ खटपट की खबरें आई थी, और अगर हनुमान बेनीवाल का कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, और यही वजह है कि चुनाव को लेकर के उनकी स्थिति डामाडोल सी नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए रामनिवास गावड़िया की हम बात करें तो रामनिवास गावड़िया की खटपट मुकेश भाकर से नहीं, हनुमान बेनीवाल से है, और हनुमान बेनीवाल से नाराजगी का उनको बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। चुनाव से पहले, टिकटों से पहले ये माना जा रहा था कि हनुमान बेनीवाल ने अगर वहाँ से उम्मीदवार उतार दिया तो निश्चित तौर पर रामनिवास गावड़िया को नुकसान उठाना पड़ेगा और वो चुनाव हार भी सकते हैं। लेकिन वहाँ से उन्होंने जिस उम्मीदवार को उतारा है वो लच्छाराम बडारडा, वो कांग्रेस के टिकट पे भी चुनाव लड़ चुके हैं। निर्दलीय भी चुनाव में उन्होंने 20-25 हज़ार वोट लिए थे, और रामनिवास गावड़िया ने उस समय दूसरे कैंडिडेट थे दलपत सिंह रुणीजा, उनको हराया था। लेकिन इस बार मुकाबला वहाँ पर उन्होंने त्रिकोण बना दिया है, लच्छाराम बडारडा, भाजपा के मान सिंह और कांग्रेस के रामनिवास गावड़िया, तीनों में त्रिकोण बना हुआ है, और सीधा सीधा नुकसान वहाँ से कांग्रेस को हो रहा है, रामनिवास गावड़िया को हो रहा है, क्योंकि जो मान सिंह किन्सरिया भाजपा के, उनको जिताऊ चेहरा माना जा रहा था। लेकिन अब देखते हैं कि जाट वोट है वहाँ पर 70-75 हज़ार के करीब है, उनमें ज़्यादा संख्या किसके साथ जाती है। अगर वो पूरा का पूरा लच्छाराम बडारडा के साथ शिफ्ट हो गया तो निश्चित तौर पर वहाँ से आरएलपी जीत सकती है। अगर जाट वोट बैंक ज़्यादा रामनिवास के साथ रह गया तो वहाँ से रामनिवास जीत सकता है, और अगर 50-50 हो गया तो फिर बीजेपी वहाँ से जीत सकती है। मेरे को ऐसा लगता है कि वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मान सिंह किसरिया फिलहाल प्लस में है। और अब एक सीट को हमने छोड़ दिया था जो खींवसर विधानसभा सीट है। खींवसर पहले से ही राजस्थान की हॉट सीटों में आती है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल खुद वहाँ से चुनाव लड़ते हैं। पिछली बार उन्होंने एमपी का चुनाव लड़ने के बावजूद अपने भाई को वहाँ से विधायक बनाया था। अब एक उम्मीदवार तो हो गए हनुमान बेनीवाल, दूसरे हो गए वहाँ पर रेवत राम डांगा, जो हनुमान बेनीवाल के ही कार्यकर्ता थे, और उनको हनुमान बेनीवाल की हर कमजोरी का पता है, और चुनाव कैंपेनिंग में निश्चित तौर पर वो हनुमान बेनीवाल के सारथी बन के काम किया करते थे। और अब हनुमान बेनीवाल के सामने वो चुनाव लड़ रहे हैं तो हनुमान बेनीवाल को इसका नुकसान होगा, और उनको जो फ़ायदा होने वाला है वो फ़ायदा होगा कि उनको हनुमान बेनीवाल के वोटर तो मिलेंगे, और भारतीय जनता पार्टी का मूल वोट बैंक है वो भी मिलेगा, तो निश्चित तौर पर वो भी टक्कर दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से नए खिलाड़ी पे दाव खेला है, वहाँ से जो नगर पालिका के चेयरमैन है कुचेरा के, उनको टिकट दिए, वो मिर्जा परिवार से आते हैं, तो वो भी टक्कर दे रहे हैं। लेकिन उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो इस चुनाव में नए खिलाड़ी के तौर पर है, तो वोट बैंक ज़्यादा उनके साथ जुड़ेगा नहीं। लेकिन वहाँ से एक दुर्ग सिंह खींवसर है जो कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे, पहले उन्होंने बीजेपी से चुनाव लड़ा, फिर निर्दलीय भी चुनाव लड़ा, फिर एक चुनाव में वो ड्रॉप हो गए थे मिर्जा परिवार के आश्वासन से, ऐसा उनका कहना है। लेकिन इस बार अगर वो भाजपा के वोटों में सेंध मारते हैं तो फिर से हनुमान बेनीवाल मजबूत होंगे, अगर वो कांग्रेस के वोटों में सेंध मारते हैं तो भी उसको फायदा होगा। तो मुकाबला सीधे तौर पर ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएलपी के हो रहा है, और आरएलपी के हनुमान बेनीवाल वहाँ से मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, और निश्चित तौर पर अपनी सीट बचाने में वो कामयाब हो सकते हैं। बिल्कुल। मिर्जा परिवार का आपने जिक्र किया, न केवल नागौर की राजनीति में बल्कि राजस्थान की राजनीति में भी उनका एक दबदबा हुआ करता था, और वक्त के साथ कुछ कम हुआ है। अब इस बार क्या स्थिति जो है वो इस विधानसभा चुनाव में नजर आ रही है? देखिए, हनुमान बेनीवाल ने हमेशा मिर्जा परिवार को निशाने पे रखा है और उनको कोसते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इस बार का जो चुनाव है 2023 का, निश्चित तौर पर मिर्जा परिवार के लिए जीवन दान लेकर आई है, क्योंकि 4 उम्मीदवार ऐसे हैं जो अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ रहे हैं। ज्योति मिर्जा नागौर से भाजपा से, खींवसर से मिर्जा परिवार का चेहरा है, और आपके विजयपाल मिर्जा जो डेगाना से लड़ रहे हैं, और हरेंद्र मिर्जा जो सीनियर नेता है भारतीय कांग्रेस पार्टी के, वो नागौर से चुनाव लड़े। तो मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा कि एक ही परिवार के 4 लोग अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल जिस तरह से कहते हैं कि मैंने मिर्जाओं की राजनीति खत्म कर दी, लेकिन मैं कहता हूं कि हनुमान बेनीवाल के बड़बोलेपन की वजह से मिर्जा परिवार आज फिर से उरूज पर आया है। उनके 4 उम्मीदवार नागौर की 10 में से 4 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक ही परिवार के 4 उम्मीदवार राजनीति में फिर से सक्रिय है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब जिस तरह से चाचा भतीजी में चुनाव हो रहा है, और बड़ा दिलचस्प चुनाव होने वाला है नागौर में भी, अब आपको क्या लगता है, जाते जाते हम ये भी बता देते हैं कि आपका समीकरण क्या कहता है? पिछली बार 6-2-2 था, 6 कांग्रेस, 2 बीजेपी, 2 आरएलपी। इस बार क्या लगता है कि नागौर की 10 सीटों का क्या समीकरण रहने वाला है? देखिए आंचल, इस बार मेरे को ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से 6 सीटें कांग्रेस की थी, वो 6 से 4 होगी या 3 भी हो सकती है। और भारतीय जनता पार्टी की
आई थी पिछले चुनाव में वो 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपनी सीट बचाने में कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कि वे जाइल पर अगर जीत गए तो उनका एक प्लस भी हो सकता है। और एक सीट का भारतीय जनता पार्टी को कह दो या कांग्रेस को कह दो, वो नुकसान होगा, वो निर्दलीय का होगा जो डीडवाना से जीत कर आ सकते हैं। इसके अलावा भी एक सीट और है, क्योंकि नागौर जिले में 7 सीटें ऐसी है जहाँ पर त्रिकोण मुकाबला हो रहा है। 10 में से 7 पर त्रिकोण, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस बार ऐसा माना जा रहा है कि किसी भी पार्टी की कोई हवा नहीं है और सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस की एंटी इनकम्बेंसी नहीं देखने को मिल रही है। ये सबसे बड़ी बात है। तो कोई भी जीत सकता है, परिणाम किसी के भी पक्ष में आ सकता है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस को नुकसान और भाजपा को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए, अगर हनीफ जी की बात माने तो कांग्रेस को नुकसान और बीजेपी को फायदा होता हुआ दिख रहा है। और राजस्थान की राजनीति की भी बात करें तो अभी तक जो भी ओपिनियन पोल आए हैं उसमें बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अब जिस तरह से सीएम गहलोत अपनी योजनाओं के दम पर सरकार वापस लाने का दावा कर रहे हैं, बीजेपी पेपर लीक, भ्रष्टाचार, अपराध सहित कई मुद्दों पर कांग्रेस को घेर रही है। अब 25 तारीख को क्या कुछ होगा और 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तो किस तरह के समीकरण बनेंगे, कितनी सीटें किसकी आएंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए राजस्थान तक। शुक्रिया।